हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। अब तक आपने टॉप 15 सीरीज का 6 पार्ट देख लिया है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हम 7वां पार्ट लेके आए हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में सर्न में शामिल हुआ है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में सर्न में शामिल हुआ है? इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन जो है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान और तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है चीन। इसके जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका पहला वाला है भारत। भारत जो है वो सर्न देश में एसोसिएट सदस्यों में सबसे नवीनतम जुड़ने वाला सदस्य है। पहले जान लेते हैं ये सर्न है क्या। सर्न, SERN, सर्न। सर्न की फुल फॉर्म जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न की जो स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और सर्न का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जिनेवा में। क्या है? हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा। और जिनेवा किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। और जो सर्न है, ये जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे लिखा है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, कि एक ये प्रयोगशाला है, एक लैबोरेटरी है जिसमें न्यूक्लियर की रिसर्च होती है। तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला है। इसकी है भौतिकी की प्रयोगशाला है। ये भौतिकी प्रयोगशाला है। और जो भारत है, जो सर्न का एसोसिएट सदस्य बना था, वो किस सन में बना था? 2017 में बना था। कब बना? 2017 में भारत
एसोसिएट सदस्य कब बना? 2017 में। और पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान बना 2015 में। क्या था? इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है भौतिकी। और भारत जो एसोसिएट सदस्य बना था, कब उसने सदस्यता ग्रहण की एसोसिएट के? 2017 में। और पाकिस्तान ने कब किया था? 2015 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जा रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं। इसका पहला जो ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, और तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया। और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है डी वाला, फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस देता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। किसकी याद में? फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन्हीं की याद में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। तो थोड़ा रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेस को एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस फंड के द्वारा दिया जाता है? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। और ये कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। अभी जो न्यू भारत में मिला है नया
2019 में मिला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। किसको मिला है? वो रवीश कुमार को मिला है। रवीश कुमार कब मिला है? 2019 में। और इनको किस क्षेत्र पे मिला है? पत्रकारिता में। पत्रकारिता। और ये इनका एक चैनल पे ये होस्टिंग करते हैं। कौन सा चैनल है? एनडीटीवी। और जो सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, किस भारतीय को मिला था? विनोबा भावे। विनोबा भावे को मिला था। कब मिला था? 1958 में मिला था। प्रथम भारतीय को मिला जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, वो कब मिला था? विनोबा भावे को मिला था। कब, किस सन को मिला था? 1958 को मिला था। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व में मिला। हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। और क्वेश्चन को, ये वीडियोस को आप पूरा देखा करिए और नोट डाउन करते। हम सीरीज चला रहे हैं टॉप 15 का, लेकिन हम कोशिश करते हैं हर एक क्वेश्चन का और उसके ऑप्शंस के पूरा डिटेल बता सकें। तो आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप एक क्वेश्चन के देखने के साथ आपको उससे 4 इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकुंभ स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से महाकुंभ स्थल नहीं है। इसके ऑप्शंस देखें। इसका पहला ऑप्शन जो है हरिद्वार। दूसरा ऑप्शन है बनारस। और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद। और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। तो इसमें से पूछा है कि इसमें कौन सा महाकुंभ स्थल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा बनारस। इसका आंसर होता है बनारस, जो कि यहां पे महाकुंभ नहीं लगता। तो महाकुंभ के बारे में जान लेते हैं। पहला महाकुंभ। महाकुंभ 4 जगह पे लगता है। कहां? कितनी जगह पे लगता है? 4 जगह पे। 4 जगह पे कौन कौन से? एक तो हरिद्वार है, दूसरा इलाहाबाद है, तीसरा उज्जैन है और चौथा नासिक। अगर हम बात करें, ये ज्यादातर जो मेले हैं सब नदी के किनारे लगते हैं। तो अगर हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी। हरिद्वार है कहां पे? उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में। दूसरा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसी संगम पे ये महाकुंभ का मेला लगता है। और इलाहाबाद ये है कहां पे? यूपी में। और उज्जैन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और यहां पे कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी पे लगती है। और चौथा है नासिक।
नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। महाकुंभ, और एक 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ, महाकुंभ। और 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जिलाधीश जब राजस्व की वसूली करता है तो उसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कलेक्टर, कलेक्टर। दूसरा ऑप्शन है रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर। तीसरा ऑप्शन है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। और चौथा ऑप्शन है विकास अधिकारी, विकास अधिकारी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहला कलेक्टर। कौन सा आंसर होगा? कलेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैं कलेक्टर, कलेक्ट करना, यानी कि वहां वो क्या करता है, इसका काम क्या, राजस्व को कलेक्ट करता है। तो इसी तरीके से दूसरा है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर किसको कहते हैं? चुनाव की देख रेख के लिए जो ऑफिसर होते हैं उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। किस चीज के लिए? चुनाव के देख रेख के लिए, चुनाव के देख रेख के लिए। मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं? जो कानूनी व्यवस्था देखता है, कानूनी व्यवस्था, व्यवस्था या कहें प्रशासनिक व्यवस्था जो देखता है, प्रशासनिक व्यवस्था। और विकास अधिकारी, विकास अधिकारी का कार्य होता है फंड, या इसको हम रुपए कहें, जो सरकारी रुपए आते हैं उसको कहां पे यूज करना है और उससे क्या विकास होगा उसकी देखरेख करता है। फंड या रुपए से संबंधित संबंधित कार्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहां खुला है? देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहां पे खुला है? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जयपुर, जयपुर। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, और तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता। और चौथा ऑप्शन है लखनऊ, लखनऊ। तो इसका जो आंसर होगा ए, जयपुर। पहला महिला रोजगार कार्यालय कहां पे खुला है? जयपुर में खुला है। जयपुर कहां की राजधानी है? राजस्थान की, राजस्थान की।
दिल्ली देश की राजधानी है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो राजस्थान के सीएम हैं गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS का अर्थ क्या है? SMS का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस देखें पहले। इसका पहला ऑप्शन है स्विफ्ट मेल सिस्टम, स्विफ्ट मेल सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट। और इसका चौथा ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस, स्पीड मेल सर्विस। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर दूसरा होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या होगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में है? यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार कौन सा देश देता है? इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, देखें। पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, और तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड, और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। इसका आंसर है पहला नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। हम नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लें। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ये किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा? नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल
की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। और ये नोबेल फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ढेर सारे आविष्कार किए, लेकिन जो इनका सबसे फेमस आविष्कार था वो था डायनामाइट। क्या था? डायनामाइट। और ये अल्फ्रेड नोबेल किस देश से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। कहां से करते थे? स्वीडन। और ये नोबेल पुरस्कार देना कब से स्टार्ट किया गया? स्टार्ट किया गया था 1901 में, और 1901 में पहला शांति पुरस्कार दिया गया था। और वो पहला जो शांति पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट। और एक लोग और थे, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे फ्रेडरिक पेसी। क्या कौन थे? फ्रेडरिक पेसी। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी कब मिला था? 1901 में। और किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। और यही शांति का जो पुरस्कार देता है, कौन सा देश देता है? नॉर्वे देता है। बाकी जो क्षेत्र बचते हैं उसको देता है स्वीडन। तो वो क्षेत्र जानने पहले कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है? पहला शांति में मिलता है, दूसरा साहित्य में मिलता है, तीसरा रसायन में, चौथा भौतिकी में, पांचवा चिकित्सा में, और छठवां अर्थशास्त्र में। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है ये 1968 में इसको ऐड किया गया। कब किया गया ऐड इसको? 1968 में। इससे पहले सिर्फ 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिलते थे, शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा और भौतिकी में। 1968 के बाद अर्थशास्त्र को भी उसमें ऐड कर दिया गया, तब से 6 क्षेत्र हो गए नोबेल पुरस्कार मिलने के। अगर हम भारतीय की बात करें, भारतीय 5वां पॉइंट है प्रथम भारतीय। कौन? प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको मिला कब था? 1913 में। और किस क्षेत्र में मिला था? शांति। किस क्षेत्र में मिला था? शांति में मिला था। यानी कि शांति का पुरस्कार कौन से देश ने दिया था? नॉर्वे ने दिया था। कौन से देश ने दिया था? नॉर्वे ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है?
इसके ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है डेनमार्क, डेनमार्क। दूसरा ऑप्शन है एगमार्क, एगमार्क। और तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड, फिनलैंड। और चौथा ऑप्शन है सभी। क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा एगमार्क। एगमार्क का नाम का कोई भी देश नहीं है। अगर हम डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की जो राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और फिनलैंड की राजधानी है हेलिस्की, हेलिस्की, हेलिस्की। एगमार्क अभी अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें एगमार्क के बारे में हमने बताया था। एगमार्क एक शुद्धता के लिए ऐसा जांच की शुद्धता को कंफर्म करता है, एक सरकार की तरफ से लगाया जाता है ये एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में किस देश के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है? एशिया में किस देश के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जापान, जापान। दूसरा ऑप्शन है ताइवान, ताइवान। और तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर, सिंगापुर। और चौथा ऑप्शन है चीन। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है चीन। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? चीन के पास है। इनकी राजधानी देख लें, चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग। और यहां की जो करेंसी है वो है युआन, क्या है? युआन। और सिंगापुर की जो राजधानी है, सिंगापुर ही है, सिंगापुर नगर। और जो यहां की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, क्या है? सिंगापुर डॉलर। और ताइवान की जो राजधानी है, ताइवान की राजधानी है ताइपे, क्या है? ताइपे, ताइपे। और यहां की जो करेंसी है, जो यहां की करेंसी है वो है ताइवान डॉलर, ताइवान डॉलर। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहां की जो करेंसी है वो है एन, क्या है? एन। सीयू, करेंसी, करेंसी क्या है? यहां की एन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही स्मारक डाक टिकट, हाल ही स्मारक डाक टिकट कूका आंदोलन के लिए शुरू किया गया था, यह भारत के किस हिस्से से संबंधित था? क्वेश्चन है, हाल ही स्मारक डाक टिकट कूका आंदोलन के लिए शुरू किया गया था, यह भारत के किस हिस्से से संबंधित है? इसके ऑप्शंस देख लें। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है केरल। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, पंजाब। और चौथा ऑप्शन है झारखंड,
झारखंड। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पांचवा, सॉरी पंजाब। इसका आंसर होगा पंजाब। और इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन क्या था देख लें। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन कूका आंदोलन जो हुआ था वो था 1840 से 1906 के बीच ये आंदोलन चला था। कब से कब तक? 1840 से 1906 के बीच तक कूका आंदोलन चला था। इसका जो कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किया था भगवत जवाहर मल। कौन किए थे? भगवत जवाहर मल। इन्हीं को हम एक नाम से और जानते हैं, सियान साहब। क्या नाम था? सियान साहब। सियान साहब। ये कूका आंदोलन क्यों हुआ था? इसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा गौ हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में। यानी कि उस टाइम क्या थे, अंग्रेज जो थे वो गौ हत्या ज्यादा करते थे, उसी का ये विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ था। कौन सा? कूका आंदोलन हुआ था। क्या था? अंग्रेज द्वारा गौ हत्या को बढ़ावा देने के कारण उसका विरोध हुआ था। इस टाइम जो कूका आंदोलन हुआ था तो उस टाइम वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कूका आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है नामधारी सिख आंदोलन। नामधारी सिख आंदोलन। इसको नामधारी सिख आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कूका आंदोलन है ये इन्हीं सिखों लोगों ने चलाया था। जो सिख की एक जाति है नामधारी सिख, इन्हीं लोगों ने कूका आंदोलन को चलाया था, इसीलिए इसको नामधारी सिख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में यह अफवाह किसने फैलाई? हल्दी घाटी के युद्ध में यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह अकबर सलामत स्वयं युद्ध में आ पहुंचे हैं? क्या अफवाह फैलाई गई थी? बादशाह सलामत, उस टाइम बादशाह किसके लिए? अकबर के लिए यूज किया गया है। वो स्वयं युद्ध में आ रहे हैं या आप पहुंचे हैं। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चंगेज खां। दूसरा ऑप्शन है खिज्र खां।
खिज्र खां। तीसरा ऑप्शन है जलाल खां, जलाल खां। और चौथा ऑप्शन है मेहतर खां, मेहतर खां। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा मेहतर खां। मेहतर खां ने अफवाह उड़ाई कि युद्ध में बादशाह सलामत अकबर आ पहुंचे हैं। तो इसमें यहाँ पे कौन सा युद्ध के बारे में बात हुई थी? हल्दी घाटी के युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो जान लें। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, अकबर के बीच। जो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। अकबर की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा कब गया था? 18 जून 1576। पर ये क्लियर डेट नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है, और आपके विकिपीडिया में भी दिया है, गूगल के विकिपीडिया आप चेक करेंगे तो उसमें दिया है 21 जून भी दिया है और 18 जून भी दिया है। वो क्लियर नहीं हो पाया कि 18 जून को ये युद्ध हुआ है कि 21 जून को युद्ध हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन ही मतलब आता है तो आप क्या करेंगे? आप 18 जून लगाएंगे या 21 जून लगाएंगे, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जो ऑप्शन दिया, पहले बात तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया भी जाता है तो आपका जो पहले ऑप्शन आएगा, या 18 पहले आए या 21 आता है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था खमनौर में। कहां पे हुआ था? खमनौर क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का सूत्रवाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का सूत्रवाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन महाभारत, और तीसरा ऑप्शन रामायण, और चौथा ऑप्शन है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। तो जो इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद ये जो ग्रंथ है इसको लिखा किसने है? वेद व्यास ने। वेद
व्यास। इसको लिखा किसने है? वेद व्यास ने लिखा है। और मुंडिको उपनिषद में है क्या? उसमें कौन सी स्टोरी लिखी गई है? इसमें ऋषि अंगिरा और उनके शिष्य के बीच संवाद दिखाया गया है। तो मुंडिको उपनिषद लिखा किसने है? वेद व्यास ने। और उसमें कौन सी स्टोरी दिखाई गई? ऋषि अंगिरा और उनके शिष्य के बीच संवाद दिखाया गया। और उनके शिष्य का नाम था सौनक। क्या नाम था? सौनक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी। और तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम वंदे मातरम जो है ये किस एक उपन्यास है, उसमें ये कविता जो है वो लिखी गई है। उस उपन्यास का क्या नाम है? उपन्यास है, और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। है। वंदे मातरम गाने में, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाने में टोटल कितना समय लगता है? गाने में समय कितना? 65 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकंड लगता है? 65 सेकंड लगता है। इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। और ये जो उपन्यास आनंद मठ है, ये इसकी लैंग्वेज जो है ये बंगाली है। ये वंदे मातरम ना होके ये वंदे मातरम है। वाह की जगह पे क्या है? बा है। लेकिन जब इसको हम राष्ट्रगीत के रूप में अपनाए और इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट किया तो इसको वंदे मातरम कहा जाता है कि जो बंगाल की जो 12 खड़ी है या अल्फाबेट है उसमें बा है, वान कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1996 में, दूसरा ऑप्शन है 1997 में,
तीसरा ऑप्शन है 1998 में, और चौथा ऑप्शन है 2000। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा सी वाला, 1998 में। 1998 में भारत में चुनाव के टाइम ईवीएम मशीन का यूज होने लगा था। जान लेते हैं ईवीएम है क्या। ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम में अधिकतम कितने वोट आ सकते हैं? इसमें अधिकतम, एक ईवीएम में अधिकतम कितने वोट आ सकते हैं? अधिकतम वोटों की संख्या आ सकती है, अधिकतम वोट आ सकते हैं 3840। 3840 कितने वोट आ सकते हैं? 3840। और एक ईवीएम मशीन में कितने उम्मीदवारों की सूची आ सकती है? उम्मीदवारों की सूची कितनी सूची आ सकती है? तो आ सकती है 64 सूची। एक ईवीएम मशीन में 64 उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान बाल कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एनजीओ के संचालक कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? क्वेश्चन क्या है, भारत के कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान के बाल कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एनजीओ के संचालक कैलाश सत्यार्थी कौन सा आंदोलन चलाए थे? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है जीवन बचाओ, दूसरा ऑप्शन है बेटी बचाओ, और तीसरा ऑप्शन है बचपन बचाओ, और चौथा ऑप्शन है जल बचाओ। जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है तीसरा वाला, बचपन बचाओ। कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ। और जो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, ये कब चलाया था? 1980। कब चलाया था? 1980 में चलाया था। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ।